चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हाती। इस कविता में कवि ने पलायन लोक के अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। गांव के अंतर्गत की साक्षरता के प्रति जो उदासीनता है वो चंपा के द्वारा यहीं पे मुखरित होती है। कवि चंपा नामक लड़की की निरक्षरता के बारे में बताते हुए कहता है कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती क्योंकि उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, किंतु जब कवि पढ़ने के लिए बैठता है तो उस वक्त वह वहां पर आ जाती है। वह कवि के द्वारा बोले गए अक्षरों को चुपचाप खड़ी होकर सुना करती है और ये सुनने वाले शब्दों से उसे बड़ी हैरानी होती है कि इन काले अक्षरों से ये सभी ध्वनियां कैसे निकलती है। वह उन अक्षरों के अर्थों से हैरान हो जाती है क्योंकि वह सुंदर ग्वाले की लड़की है। वह गायें भैंसे रखता है, चराता है। चंपा उन सभी पशुओं को प्रतिदिन चराने के लिए लेकर जाती है। ऐसे ग्वाले की वह लड़की है, किंतु बहुत चंचल है। वह चंचलता के साथ साथ शरारतें भी करती है। कभी कवि की कलम चुरा लेती है, कभी कवि की कागज चुरा लेती है। कभी कलम ढूंढ कर लाता है तो कागज उसका चोरी होता है। इन शरारतों से कभी परेशान है, यहां तक हम आ चुके थे। आगे हम देखने की यहां पे कोशिश करेंगे। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। काले अक्षरों से उसे कोई संबंध नहीं है। वह कवि से पूछती है कि तुम दिन भर कागज पर ही लिखते रहते हो। गोदा करना यानी लिखते रहना। क्या यह काम बहुत अच्छा है? क्या यह काम बहुत अच्छा है? उसके नजर में लिखने का काम कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वह कवि से पूछती है कि क्या दिन भर लिखना यही काम तुम्हारे लिए अच्छा है? बहुत अच्छा है, केवल अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। तो उसकी बात सुनकर, यह सुनकर मैं हंस देता हूं। उसकी बात सुनकर यानी चंपा की बात सुनकर कवि हंसने लगता है। फिर चंपा चुप हो जाती है। पहले कवि चुप हो जाता है, उसके बाद चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। एक दिन ऐसे ही बात हुई है। एक दिन चंपा उसके पास आई है और कवि ने उसे कहा है कि चंपा तुम भी पढ़ना सीखना चाहिए। क्यों? हरे गाड़े काम करेगा सरेगा, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे।
तू इसीलिए पढ़ना सीखना जरूरी है कि मुसीबत के समय में तुम्हारे काम आएगा। वो तो महात्मा गांधी जी की इच्छा है, महात्मा गांधी जी की इच्छा बता रहे हो। गांधी जी की इच्छा है सभी आदमी पढ़ला निकला सीखे। ये मेरी भी है और गांधी जी की भी इच्छा इस तरह से कवि चंपा के सामने पेश आता है और चंपा उसे कवि को उत्तर देती है। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा वहीं पे कवि को उत्तर देती है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। आगे कहती है, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुमने तो कहा था मुझे, कवि से सवाल वो करती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि गांधी बाबा बहुत बड़े अच्छे हैं, फिर पढ़ाई के बात वे क्यों करेंगे भला। चंपा महात्मा गांधी जी की अच्छाई या बुराई का मापदंड की पढ़ने की सीख से लेती है, का मापदंड लेने की पढ़ाई के सीख से लेती है। वो पढ़ने का निश्चय फिर से दोहराने लगती है, वह न पढ़ने का निश्चय फिर से दोहराने लगती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी। गांधी जी ने कहा है तो भी मैं नहीं पढ़ूंगी। नहीं, ऐसे सवाल वह कवि के सामने कर रही है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, फिर से कवि उसे पढ़ लेने की सलाह देता है तो वह फिर से उसे स्पष्ट तौर पर मना कर देती है। ये सिलसिला उनका कई बार चलता है। कवि उसके सामने शिक्षा के लाभ गिनाता रहता है, उसे कहता है कि तुम्हारे लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, क्योंकि ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी। ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन तुम गौने ने ससुराल जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चल जाएगा जब कलकत्ता। कुछ दिनों के बाद तेरा बालम ने पति तेरे साथ रहने के बाद अगर कलकत्ता वह चला गया तो बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। और किस लिए पढ़ना अच्छा है, तो देखिए बड़ा अच्छा प्रलोभन या लालच उसे दिया है कि एक दिन तुम्हारी शादी भी होगी और तुम अपने पति के साथ ससुराल भी जाओगे। वहां ससुराल के अंतर्गत तुम्हारा पति कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ दिन बालम संग साथ रह चल जाएगा जब कलकत्ता। नौकरी के लिए जब वो कलकत्ता चला जाएगा। कलकत्ता यहाँ से तो बहुत दूर है, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। यहाँ से कलकत्ता तो बहुत दूर है, कैसे उसे संदेशा दोगी। ऐसे में तुम उसे अपने विषय में कैसे बताओगी या अपना संदेश उसे कैसे देगी। शायद कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, तुम उसके पत्रों को किस प्रकार पढ़ लोगी, ये उसे कैसे तू समझ पाओगी। इसीलिए तुम्हें पढ़ना होगा, इसीलिए पढ़ाई तेरे लिए जरूरी है। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, जब शादी ब्याह होगी तो पति का संदेश के लिए पढ़ना तेरे लिए जरूरी है। लेकिन चंपा फिर भी कहती है, चंपा बोली, क्या बोलती है देखो, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी। देखिए अब वह क्या कहती है, मेरी पढ़ाई तुम इसलिए कर रहे हो कि मेरी शादी किसी के साथ होगी और वह मुझे छोड़कर शहर चला जाएगा नौकरी करने के लिए, तो ना बाबा ना, मैं शादी कभी ना करूंगी ऐसे के साथ।
तुम कितने झूठे हो, तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा मैंने, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी। और कहीं जो ब्याह हो गया, अगर ब्याह हुआ भी मेरा, तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, अपने बालम को या अपने पति को मैं संग साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे, कलकत्ता पर बजर गिरे। अगर शादी हो भी गई तो मैं अपने पति को साथ रखूंगी, उसे कभी कलकत्ते नहीं जाने दूंगी। दूसरे शब्दों में वह अपने पति का शोषण नहीं होने देंगी, क्योंकि कलकत्ता जाना, परिवार से दूर जाना या अपने गांव से दूर जाना, कलकत्ते पर गाज भी गिरना है। यानी उस जगह पर बड़ी बहुत आपत्ति आ सकती है, और इस आपत्ति से दूर रखने के लिए वह अपने पति से जो लगाव रखती है, वो लगाव शायद इस कविता के अंतर्गत की अंतिम पंक्ति के अंतर्गत दिखाई देती है कि तो मैं अपने बालम को संग साथ रहूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। इस प्रकार से गंवार लोगों के अंतर्गत या अशिक्षित लोगों के अंतर्गत की जो आत्मीयता होती है, वह आत्मीयता भी इस कविता के अंतर्गत दिखाई देती है। इस कविता के अंतर्गत हमें कुछ मुद्दे दिखाई दिए हैं, उन्हें दोहराने की यहीं पे हम कोशिश करेंगे। चंपा के दृष्टि से शिक्षित समाज शोषक होता है, एक मुद्दा इस कविता के अंतर्गत हमें दिखाई दिया है। दूसरा मुद्दा, ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण इस कविता के अंतर्गत हुआ है। तीसरा मुद्दा इस कविता के अंतर्गत बजर गिरे यानी शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश इस कविता के अंतर्गत है। चौथा मुद्दा, शिक्षा के महत्व को सहज तरीके से सजाया गया है। पांचवा मुद्दा, निरक्षर व्यक्ति की मनोदशा, शिक्षा के प्रति समाज का उपेक्षा का भाव, इन्हीं सभी बातों को कवि ने इस कविता के अंतर्गत व्यक्त किया है। यहीं पे कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।